हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स ही क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी कि आज इसकी वीडियो में हम जानेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसके कंडीशन में कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन होती है, या एक पार्टनर एक फर्म से रिटायरमेंट कब और कैसे ले सकता है, और उसके कंसर्न में कौन सी जनरल एंट्रीज और अकाउंट बनाए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की। तो जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, when one of the partner of a partnership firm leaves the partnership firm, that situation is called retiring of a partner। तो गाइस, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसको हम रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर कहते हैं। यानी कि एज पर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म or partnership with the consent of all other partners as per the clear agreement reached by the partners in the case of voluntary partnership by giving a notice of his intention to retire to other पार्टनर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत सेक्शन 32 के तहत एक पार्टनर जो रिटायरमेंट लेता है पार्टनरशिप फर्म से तो उसको इन 3 कंडीशंस को फॉलो करना होता है, या वो इन 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, यानी कि जिसमें सभी साझेदारों की क्या हो, सहमति हो। एज पर द क्लियर एग्रीमेंट रीच बाय द पार्टनर, सभी पार्टनर्स का एक क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए। और इन द केस ऑफ वॉलंटरी पार्टनरशिप बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर टू अदर पार्टनर, और साथ में उस पार्टनर को बाकी अपने अदर पार्टनर्स को एक नोटिस देना होता है जिसमें वो अपनी इंटेंशन को बताता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहता हूँ। तो गाइज़, हमने आपके लिए इसमें हिंदी में भी ये तैयार किया है। जैसे कि आपको पता है कि अब हम अपनी सारी वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए तैयार करते हैं। तो अगर जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो वो इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी साझेदारी फर्म में से कोई एक साझेदारी फर्म को छोड़कर जाता है तब उस स्थिति को साझेदारी फर्म का अवकाश ग्रहण यानी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण के संबंध में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 फर्स्ट के अनुसार ये 3 कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहले आता है कि अन्य सभी साझेदारों की सहमति होने पर, सेकंड साझेदार द्वारा किए गए इस पर समझौते के अनुसार, और थर्ड ऐच्छिक साझेदार की दशा में लिखित रूप से अपने पृथक होने की इच्छा की सूचना अन्य सभी साझेदारों को देकर। यानी कि ये 3 कंडीशंस होती हैं जिनको कि अगर पार्टनर पूरा कर लेता है तो वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट आसानी से ले सकता है। तो गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म से जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसके कंसर्न में गुडविल की कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती हैं या गुडविल की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो जनरली यहाँ पे ये 5 कंडीशंस हैं जो हम आपके सामने ला रहे हैं। इन 5 कंडीशनों के अकॉर्डिंग कोई सी एक कंडीशन आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है या आपको क्वेश्चन में उनको यूज़ करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं when goodwill account is opened with that total amount and is not closed। यानी कि गाइज, हम ये कह सकते हैं कि जब पूर्ण धनराशि से ख्याति खाता खोला जाता है और उसे बंद नहीं किया जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई कि जब रिटायरमेंट के समय जो फर्म की कुल गुडविल है उससे गुडविल अकाउंट को ओपन करा जाए और उस गुडविल अकाउंट को क्लोज ना किया जाए। सेकेंड कंडीशन है गाइस, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड विद द टोटल अमाउंट एंड इज क्लोज्ड। अब यहाँ सेकंड कंडीशन में क्या आ गया कि जब फर्म के कुल मूल्य से ख्याति खाता खोला जाए और उसे बाद में बंद कर दिया जाए। यानी कि रिटायरमेंट जब पार्टनर लेता है तो उस कंडीशन में फर्म के टोटल वैल्यू से हम गुडविल अकाउंट को ओपन करें और पार्टनर के रिटायरमेंट लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो इस अकाउंट को वापस क्लोज कर दें। तो गाइस, थर्ड कंडीशन आती है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड विद द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड इज नॉट क्लोज्ड। एक थर्ड कंडीशन में होती है कि इसमें जो पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उसके हिस्से से हम गुडविल अकाउंट को ओपन करें लेकिन उसको बंद ना करें।
फोर्थ कंडीशन होती है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड विद द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड इज क्लोज्ड। ये कंडीशन है कि जब रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की राशि से ख्याति खाता खोला जाए और उसे बाद में बंद कर दिया जाए उसके रिटायरमेंट लेने के बाद जो बचे हुए पार्टनर है उनके द्वारा। नेक्स्ट कंडीशन आती है गाइस When no goodwill account is opened in the books of the firm। ये कंडीशन है कि जब हम गुडविल अकाउंट को ओपन ही नहीं करते, यानी कि बिना गुडविल अकाउंट को ओपन करे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल को दिया जाता है, जो कि रिमेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल से देते हैं और रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो गाइज अब हम डिटेल में समझेंगे इसके कंसर्न में कौन कौन सी एंट्री बनती हैं और वो क्या बनती हैं। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड विद द टोटल अमाउंट एंड इज नॉट क्लोज, यानी कि जब पूर्ण धनराशि से ख्याति खाता खोला जाता है और उसे बंद नहीं किया जाता है। तो गाइज उस कंसर्न में एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसमें जितने भी आपके पार्टनर हैं, जैसे मान लीजिएगा 3 पार्टनर है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हम एंट्री बनाएंगे और इसकी नरेशन बन जाती है बीइंग गुडविल अकाउंट ओपनड विद द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गाइस यहाँ ध्यान रखना होगा आपको कि जो इस कंसर्न में गुडविल अकाउंट को ओपन किया जाएगा उसमें गुडविल अकाउंट को उसके ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, यानी कि ऑल पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में इस अमाउंट को डिवाइड किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट आती है हमारी व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन विद द टोटल अमाउंट एंड इज क्लोज्ड, यानी कि जब फर्म के कुल मूल्य से ख्याति खाता खोला जाए और उसे बाद में बंद कर दिया जाए। तो इस कंसर्न में आपको 2 एंट्री बनानी होंगी, जिसमें फर्स्ट एंट्री होती है गुडविल के अकाउंट को ओपन करने की, जो अभी लास्ट वाली एंट्री है वही सेम एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल अकाउंट ओपन विद द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इसमें हम ऑल पार्टनर से गुडविल अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे और उनके ओल्ड रेशियो में इसको बांटेंगे। अब आती है बात इसको क्लोज करने की। तो क्लोज करने के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनसे इसको क्लोज किया जाता है, जिसके कंसर्न में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल अकाउंट क्लोज बाय रिमेनिंग पार्टनर इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गाइस अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे वो अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इसको क्लोज करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट आती है आपकी व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन विद द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड इज नॉट क्लोज, यानी कि जब रिटायरिंग पार्टनर के कंडीशन में उसके हिस्से से गुडविल अकाउंट को ओपन करा जाए और उसे बंद ना किया जाए, तब एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से से गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे और उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बीइंग गुडविल अकाउंट ओपन ओनली विद रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल। गाइस नेक्स्ट आती है हमारी व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड विद द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड इज क्लोज्ड। यहाँ गाइस हम बात करते हैं कि जब अवकाश प्राप्त साझेदार के हिस्से की राशि से ख्याति खाता खोला जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ हम बात करते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से से हमने ख्याति खाता खोला, उसके लिए हमने एंट्री बनाई गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद इसे हमने क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो अपनी कैपिटल अकाउंट से इसको क्लोज करते हैं और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गाइस यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसमें बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन दियर गेनिंग रेशियो। अब देखिए यहाँ गेनिंग रेशियो आ जाता है कि ये ध्यान देना है आपको कि कब ओल्ड रेशियो में बांटना है, कब न्यू रेशियो में बांटना है और कब गेनिंग रेशियो में बांटना है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है, वो हमने आपको नरेशन में साफ साफ क्लियर की हुई है। तो यहाँ गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो जाता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ गाइस ध्यान रखना है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है अब उनका जो न्यू रेशियो होगा उसमें से जो उनका पहले का ओल्ड रेशियो है उसको आप माइनस कर देंगे तो वो आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। गाइस लास्ट आती है कंडीशन गुडविल की व्हेन नो गुडविल अकाउंट इज ओपनड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ बात आती है कि जब हम गुडविल अकाउंट को ओपन ही नहीं करते, यानी कि बिना गुडविल अकाउंट को ओपन किए हमारे को क्या करना है कि गुडविल के अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है, डिवाइड करना है। तो उसकी एंट्री बन जाती है जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता
खोला ही नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में एंट्री बन जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको हमें डेबिट करना है और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे हमें क्रेडिट करना है। सपोज कीजिए हमारे पास 3 पार्टनर हैं ए बी सी, जिसमें से बी ने रिटायरमेंट लिया है, तो फिर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, इसमें एंट्री बन जाती है। यहाँ पर बीइंग नो गुडविल अकाउंट ओपन एंड रिटायरिंग पार्टनर्स इन गुडविल ट्रांसफर फ्रॉम रिमेनिंग पार्टनर्स इन दियर गेनिंग रेशियो, यानी कि इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर को ट्रांसफ़र किया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा अपनी कैपिटल से रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल में और उनके गेनिंग रेशियो में, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा, तो रिमेनिंग पार्टनर उस गुडविल के अमाउंट को अपनी गेनिंग रेशियो में बांटकर ट्रांसफ़र करेंगे। तो गाइज ये कंडीशन थी हमारी गुडविल की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। जैसा हमने आपको एडमिशन के टाइम पर भी बताया था कि जब कोई पार्टनर नया इनको शामिल होता है तो असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूट किया जाता है। सेम उसी तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है अपनी पार्टनरशिप फर्म से, तो उस कंडीशन में भी जो असेट्स और लायबिलिटीज़ है उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है और जो भी उसमें प्रॉफिट या लॉस है उनको सब पार्टनर में बांट दिया जाता है। जबकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की कंसर्न में आपको हमने बताया था कि उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है, लेकिन रिटायरमेंट की कंडीशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन पर वो ऑल पार्टनर में बांटा जाएगा, जितने भी पार्टनर होंगे उन सब में इसको बांटा जाएगा। तो गाइस जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। इसमें संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन, जिसमें हम बात करते हैं द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म आर ऑफन रीअसेस्ड आफ्टर द पार्टनर रिटायर्स while re-evaluating assets and liabilities it is necessary to follow the system of partnership deed। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आपको बताया हमने दोनों लैंग्वेज में आपके लिए हम तैयार करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ बात करते हैं कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर प्राय फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करते समय साझेदारी संलेख की व्यवस्थाओं का पालन करना आवश्यक होता है। तो गाइज यहाँ इसका मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस कंडीशन में हमें असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएशन करना होता है और ये हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है बात। तो गाइज बात करते हैं यहाँ पर द अकाउंट थ्रू विच एन एडजस्टमेंट इज मेड टू चेंज द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑन रिवैल्यूएशन इज कॉल्ड अ रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इज़ आल्सो कॉल्ड ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो गाइस हम यहाँ कह सकते हैं कि जब हम असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएशन करते हैं यानी कि उनका पुनः मूल्यांकन करते हैं, तो पुनः मूल्यांकन पर संपत्तियों दायित्वों के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन करने के लिए जिस खाते का प्रयोग किया जाता है, जिस खाते का यूज़ हम करते हैं, जिस अकाउंट को हम यूज़ में लेते हैं, उसी को ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही हम किसी असेट्स और लायबिलिटीज़ को जब इवेल्यूएट करते हैं, उनको पुनः मूल्यांकन करते हैं, तो उसके लिए हमें जिस अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों एक ही बात होती हैं। तो गाइस बात करते हैं हम इन दिस डेबिट साइड अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। यानी कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अगर कोई असेट्स डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी एंट्री की जाएगी, और उसी तरीके से अगर कोई लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी एंट्री भी इसके डेबिट साइड में ही की जाएगी। जबकि इसके क्रेडिट साइड में अगर कोई असेट्स इंक्रीज़ होती है तो उसकी एंट्री होती है, और अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तब उसकी एंट्री इसके क्रेडिट साइड में की जाती है। और इसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम ऑल पार्टनर में उनके ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि तथा क्रेडिट पक्ष में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी को प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते पर होने वाले कुल लाभ अथवा हानि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि पुराने लाभ हानि अनुपात में समायोजित कर दिया जाता है।
तो गाइज बात करते हैं हम इनकी जनरल एंट्री की। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फॉलोइंग एंट्री पास फॉर द पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन। तो यहाँ संपत्तियों और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन के संबंध में निम्न जनरल प्रविष्टियाँ की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है फॉर ए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी कि यदि असेट्स के मूल्य में वृद्धि होती है तो हम एंट्री बनाएंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इसकी नरेशन हो जाती है। उसी तरीके से अगर असेट्स के मूल्य में कमी आती है यानी कि डिक्रीज होती है तो एंट्री बन जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। इसी तरीके से हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फॉर ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, यानी कि यदि लायबिलिटीज़ के मूल्य में कमी होती है तो एंट्री बनती है लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज़। और उसी तरीके से अगर लायबिलिटीज़ के वैल्यू में इंक्रीज होता है तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़, यानी कि बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज़। गाइज इसके अलावा कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देता है कि कोई एक ऐसी एसेट जो अनरिकॉर्डेड है, यानी कि जो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, और अगर वो आपको अब बुक में इंक्लूड करनी है, शामिल करनी है, तब उसकी कंडीशन बनती है फॉर एन अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड असेट्स, यानी कि किसी अलिखित संपत्ति का लेखा पुस्तकों में करने पर। तो गाइज उसकी एंट्री बन जाती है आपकी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। जबकि अगर कोई लायबिलिटीज हम इसको शामिल करते हैं अपनी बुक में तो उसकी एंट्री बन जाती है फॉर एन अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज में, जिसकी एंट्री बनती है किसी अलिखित दायित्व का लेखा पुस्तकों में करने पर, तो वो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, इसकी नरेशन हो जाती है। तो गाइज इस तरीके से सारी एंट्री करने के बाद ओवरऑल हमें देखना होता है कि रिवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमें अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस अगर हमारे को देखना है इसमें, तो उसको देखने के लिए फिर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एंट्री बनानी होती है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हमें प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ आपको ये रेशो का बहुत ध्यान रखना होगा कि कब आपको ओल्ड का यूज़ करना है, कब न्यू का यूज़ करना है और कब गेनिंग का यूज़ करना है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट और लॉस होता है हमारा रिवैल्यूएशन पे तो उसको ऑल पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांटा जाता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट की, यानी कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पर लॉस होता है तो उसकी एंट्री बनती है, यदि पुनः मूल्यांकन खाते पर हानि होती है तब उसकी एंट्री बनती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ बात करते हैं हम प्रॉफिट और लॉस कब रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जब हम उसको बनाते हैं और उसको क्लोज करने के बाद अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी ऑल पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा, और अगर उस पर लॉस होता है तो उसको भी ऑल पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांटा जाता है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है पार्टनरशिप फर्म से, तो अगर ऑलरेडी फर्म के पास कोई रिजर्व फंड है, कोई जनरल रिजर्व है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या किसी भी तरह के कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो उन सबको फिर ऑल पार्टनर में उनके ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है, जिसकी एंट्री आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, यानी कि संचय, सामान्य संचिति, अतिरिक्त लाभ, हानि के लिए समायोजन। तो आपकी एंट्री बनती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, यानी कि संचय कोष, सामान्य संचिति और लाभ की राशि का वितरण। तो उसमें सिंपल आपको क्या करना है कि जो भी हमारे पास फंड्स होते हैं, चाहे वो रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उन सबको आपको डेबिट करना है, और जो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उनको क्रेडिट करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 पार्टनर है, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट, ये हमारी इसमें एंट्री बन जाएगी। तो हमने ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसकी नरेशन अगर हम देखें तो बीइंग अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गाइस इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, कोई हमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो सकते हैं या कोई लॉस हो सकता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेटेड लॉसेस अमंग
ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, यानी कि अतिरिक्त हानि की राशि को बांटने पर, तो उसकी एंट्री बन जाती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट के समय जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उनको ऑल पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। अगर प्रॉफिट के आइटम है तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और अगर लॉसेस के आइटम है तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जिसकी एंट्री आपके सामने है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ऑल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गाइज इस तरीके से सारी एंट्री करने के बाद ओवरऑल हमें ये देखना होता है कि जो हमारा पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, अब हमें उसका जो पेमेंट है, जो हमने सारा उसका अमाउंट कलेक्ट कर लिया, उसका कैपिटल का अमाउंट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर, रिजर्व फंड में शेयर, जर्नलिज्म में शेयर, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस, गुडविल में उसका हिस्सा, इन सारे अमाउंट को कलेक्ट करने के बाद अब ओवरऑल जो उसका एक अमाउंट हमारा निकल के आता है, तो उस अमाउंट को हमें देखना है कि अब हमें उसको कैश में पेमेंट करना है या उसको लोन में ट्रांसफ़र करना है, या कुछ अमाउंट हमें कैश में पेमेंट करना है और कुछ अमाउंट उसका लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो उसके कंसर्न में क्या एंट्री बन सकती है वो आपकी स्क्रीन पर है। जैसा आप देख रहे हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज़ पेड इन कैश, यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका सारा का सारा अमाउंट फर्म के द्वारा कैश में पेमेंट कर दिया जाता है, तब उसकी एंट्री बनती है, यानी कि जब अवकाश ग्रहण साझेदार के हिस्से की राशि का नकद भुगतान किया जाता है तो इसकी एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, यानी कि अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश लिख देंगे, और अगर हम चेक में पेमेंट करते हैं तो टू बैंक लिख देंगे, और नरेशन बन जाती है बीइंग अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल पेड इन कैश। अब उसी की तरीके से अगर मान लीजिए ये कंडीशन बनती है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो अमाउंट है वो सारा का सारा फर्म के द्वारा कैश में पेमेंट नहीं किया जाता, या फर्म के पास अभी इतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि वो रिटायरिंग पार्टनर का पूरा पेमेंट कर सके, तब उस कंडीशन में जो अमाउंट अवेलेबल होता है फर्म के पास वो कैश में पेमेंट कर दिया जाता है और बाकी अमाउंट को उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके कंसर्न में एंट्री बनती है आपकी, यानी कि व्हेन द पार्टली पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन कैश एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी कि जब अवकाश ग्रहण साझेदार के हिस्से की राशि का कुछ भाग तो नगद भुगतान कर दिया जाता है और शेष राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। तो गाइज उसकी एंट्री बनती है हमारी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट और टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी कि जो अमाउंट हम पेमेंट करते हैं कैश में उसके लिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, और बाकी जो पेमेंट हम कैश में नहीं कर पाए अभी उस अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके लिए नरेशन आपकी बन जाती है बीइंग पार्टली अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल पेड इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो गाइज इस तरीके से ये हमने आपको सारी इसकी जनरलिटी बताई, यानी कि एक रिटायरिंग पार्टनर के कंडीशन में एक पार्टनर जब एक पार्टनरशिप हमसे रिटायरमेंट लेता है तो उसके कंसर्न में कौन कौन सी एंट्रीज बन सकती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, वो सारी हमने आपको अब तक बताई। अब हम आपको बताते हैं इसके कंसर्न के अकाउंट, यानी कि नेसेसरी अकाउंट। जब कोई पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है पार्टनर तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, तो वो आपके सामने है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके सामने है यहाँ पर स्क्रीन पर, नेसेसरी लेजर अकाउंट रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ ए ओल्ड पार्टनर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उस कंसर्न में कौन कौन से अकाउंट बनाए जा सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। साझेदार के अवकाश ग्रहण के संबंध में आवश्यक खाते, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता, जिसको हम पुनः मूल्यांकन खाता भी बोलते हैं। सेकंड आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको साझेदारों के पूंजी खाते बोलते हैं। और थर्ड आता है आपका बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, जिसको हम नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। तो ये 3 अकाउंट होते हैं जो हमें बनाने होते हैं जब कोई पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उसके कंसर्न में। तो आइए समझते हैं इनको डिटेल में कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो जैसा आपको पता है कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट में टू का यूज़ करते हैं और क्रेडिट में बाई का यूज़ करते हैं। तो जैसा अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टू असेट्स अकाउंट, यानी कि इफ़ डिक्रीज इन असेट्स, यानी कि अगर कोई संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उसको आपको डेबिट में लिखना है,
उसी तरीके से बाई असेट्स अकाउंट, इफ़ इंक्रीज इन असेट्स, अगर कोई संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो आपको उसको क्रेडिट में लिखना है। सेम प्रोसीजर होता है टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट में। अब अगर लाइबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज होता है तो आपको उसको डेबिट में लिखना है, जबकि बाई लाइबिलिटीज़ अकाउंट में अगर लाइबिलिटीज़ में कोई डिक्रीज होता है तो आपको उसको क्रेडिट में लिखना होगा। उसी तरीके से अगर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, यानी कि कोई ऐसी लाइबिलिटीज़ है जो अलिखित है, अभी तक पुस्तकों में नहीं लिखी गई थी, बुक्स में उसकी एंट्री नहीं थी, तो अब आप अगर उसकी एंट्री करेंगे तो उसको फिर डेबिट साइड में लिखेंगे। जो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ या इंडिविजुअली जो भी उसका नाम होगा उसके नाम से लिखा जाएगा। सेम कंडीशन असेट्स में आती है, तो अगर कोई असेट्स जो अभी तक हमारी बुक में एंट्री नहीं थी, अब अगर हम उसकी एंट्री को करते हैं तो वो बाई अनरिकॉर्डेड असेट्स यानी कि अलिखित संपत्ति के नाम से लिखा जाएगा। उसके बाद इस अकाउंट में देखा जाता है ओवरऑल के प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर लॉस है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा बाई लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट, जिसको कि हम ऑल पार्टनर में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड रेशियो में। और अगर प्रॉफिट होता है तो वो उसके डेबिट साइड में आता है टू प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट के अमाउंट को ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बन जाता है। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ 3 पार्टनर है ABC, तो उस कंडीशन में इनकी जो बाई बैलेंस BD में जो भी उनका जो कैपिटल का अमाउंट होता है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपको कैपिटल का अमाउंट लायबिलिटी साइड में दिया है, यानी कि अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो आपको उसको क्रेडिट साइड में लिखना है बाई बैलेंस BD के नाम से। और अगर मान लीजिए किसी पार्टनर का या कोई पार्टनरों के जो बैलेंस है कैपिटल के वो आपको डेबिट बैलेंस के रूप में दे रखे हों या फिर वो आपको असेट साइड की तरफ दे रखे हों, तो वो आपको इसको डेबिट साइड में लिखना होगा टू बैलेंस BD के नाम से। इसके अलावा बाई गुडविल अकाउंट में अगर यहाँ पे इफ़ गुडविल अकाउंट ओपन एट फुल वैल्यू इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो पार्टनर के रिटायरमेंट लेते समय अगर गुडविल अकाउंट को ओपन किया जाता है उसकी फुल वैल्यू से, तो उसको फिर हम इसमें क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके साथ ही अगर उसे बाद में क्लोज किया जाता है तो उसको डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। क्रेडिट साइड में तो गुडविल का अमाउंट हमारे जो भी ऑल पार्टनर होंगे उसमें लिखा जाता है, जबकि हमारा जो गुडविल अकाउंट को क्लोज किया जाता है तो उस कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल में इसके अमाउंट को लिखा जाता है और ये उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। अगर मान लीजिए रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से से ही केवल गुडविल अकाउंट को ओपन किया जाता है तो उसमें बाई गुडविल अकाउंट लिखेंगे और ये अमाउंट केवल रिटायरिंग पार्टनर वाले ही कॉलम में लिखा जाएगा। और अगर इस अमाउंट को भी बाद में रिटायरमेंट पार्टनर के लेने के बाद इसको क्लोज किया जाता है तो उसको टू गुडविल अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अपने गेनिंग रेशियो में इसको क्लोज करेंगे या इस अमाउंट को रिटर्न ऑफ करेंगे। तो गाइज इसी तरीके से इसमें आगे बात करते हैं कि बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए नो गुडविल अकाउंट ओपन होता है, यानी कि गुडविल अकाउंट बिना ओपन करे ही रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल के अमाउंट को रिमेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल से ट्रांसफ़र करते हैं, तब उस कंडीशन में यहाँ बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट लिखा जाता है, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनके अमाउंट को इसमें डेबिट किया जाएगा या रिमेनिंग पार्टनर जो होंगे उनको डेबिट किया जाएगा। उनके गुडविल अमाउंट का जो अमाउंट होगा उसको इनके डेबिट साइड में लिखा जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल का अमाउंट होगा उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट लॉस पे हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से और ये ऑल पार्टनर में आ जाएगा, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अगर मान लीजिए कोई डेबिट बैलेंस दिया है P&L अकाउंट का जिसको हम लॉस बोलते हैं तो वो उसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू P&L अकाउंट के नाम से, ये भी ऑल पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। उसी तरीके से अगर रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट होता है तो बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट लिखा जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन होगा, ये ऑल पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। जबकि अगर लॉस होता है रिवॉल्यूशन पे तो ये डेबिट में लिखा जाएगा और ये ऑल पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई जनरल रिजर्व का अमाउंट है तो ये भी ऑल पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई अमाउंट जो कि हमारा रिटायरिंग पार्टनर है अगर उसका हम पेमेंट कैश में की जगह पर उसके लोन में ट्रांसफ़र करते हैं तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट आ जाएगा। और अगर उसका पेमेंट हम कैश में करते हैं तो टू कैश या बैंक के नाम से उसका अमाउंट लिखा जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर की
कैपिटल में कमी बैठती है या डेफिशिएंसी होती है और वो उस अमाउंट को लेके आता है तो वो टू बाई कैश या बैंक के नाम से उसको क्रेडिट में कर दिया जाएगा। इफ़ एनी अमाउंट ब्रिंग इन कैश फ्रॉम पार्टनर हो जाएगा। और लास्ट में आके जो हमारा बैलेंस बचेगा रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल का, तो उसे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफ़र टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि ओवरऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब क्लोज किया जाएगा तब उसका जो रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल होगी, जिसको कि न्यू फर्म में उनकी कैपिटल के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस शीट की। जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म की बात करते हैं। इसमें लायबिलिटीज़ असेट्स होता है हमारा। तो अगर कोई लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उसे लायबिलिटीज़ में जोड़ा जाएगा, और कोई लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो उसे लायबिलिटीज़ में से घटाया जाएगा, यानी कि लेस किया जाएगा। सेम कंडीशन आपके असेट्स में भी आती है। अगर असेट्स में कोई वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो वो आपको असेट्स में ऐड करनी है, और अगर कोई वैल्यू असेट्स में से डिक्रीज़ हुई है तो वो आपको लेस करनी है। उसके बाद कैश एट बैंक का जो भी ओवरऑल हम पे कैश बचता है, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करने के बाद या जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कैपिटल के अमाउंट को लेके आते हैं, अपने कमी को लेके आते हैं कैश में, तो उन सबको जोड़ने के बाद ओवरऑल जो हम पे कैश में बैलेंस बचेगा वो कैश एट बैंक के नाम से लिखा जाएगा। और कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल का वो लिखा जाएगा। और उसके अलावा जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका अगर कोई लोन का अमाउंट ट्रांसफ़र है, यानी कि कोई अमाउंट हमने रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन में ट्रांसफ़र किया है, तो वो इसके लायबिलिटी साइड में आ जाता है। और इस तरीके से ये दोनों तरफ का इसका टोटल लगा दिया जाता है, जो कि हमारा इक्वल आना चाहिए। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज और असेट दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आता है। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो आपको रीचेक करना चाहिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, क्योंकि इसका ऑलवेज टोटल इक्वल ही आता है। तो गाइज इस तरीके से हमने आपको ये पूरा जो चैप्टर था उसका हमने एक समरी के रूप में हमने आपको उसकी मीनिंग बताया, उसकी हमने आपको जनरलिटी बताई, गुडविल की कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, असेट्स लायबिलिटीज़ में रिवैल्यूएशन की कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटा जा सकता है, रिजर्व फंड को कैसे बांटा जा सकता है, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके अमाउंट को कैसे पेड किया जाता है या उसके लोन में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसके कंसेप्ट की सारी जनरलिटी हमने आपको बताई, और साथ ही हमने इसके जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स थे वो भी हमने आपको बताए, डिटेल में आपको बताए, उनकी हमने सारी कंडीशंस के साथ आपको बताए। तो गाइज़ हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आया होगा थ्योरेटिकल पोर्शन के रूप में। अब हम इसका न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि हम हर वीडियो का पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं और फिर हम आपको उसकी न्यूमेरिकल की नॉलेज देते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर से और इजी तरीके से समझ में आ सके। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो पर कमेंट लाइक भी करें और उसको शेयर भी करते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो को बना सकें। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।